मॉर्निंग एवरीवन। क्या चल रहा था हमारा? इन्वेंट्री वैल्यूएशन। और इन्वेंट्री वैल्यूएशन में हमने कुछ बेसिक डिस्कशन किया था। तो पहला पार्ट इन्वेंट्री वैल्यूएशन पे आज पहला कॉन्सेप्ट, इन्वेंट्री की कॉस्ट कैलकुलेट करना, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। तो कौन से कंपोनेंट कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में इंक्लूड किए जाते हैं और कौन से कंपोनेंट इंक्लूड नहीं किए जाते हैं, उन्हें यहाँ पे नोट करेंगे ताकि वो ध्यान रहे मेनली ट्रू फॉल्स के पर्पज से। ठीक है, तो नोट करो, लिखिए लिखिए लिखिए। हेडिंग डालिए, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। अच्छा, इन्वेंट्री का वैल्यूएशन किस पे करते हैं? हमने कल बात किया था, किस पे करते हैं? कॉस्ट और एनआरवी, विच एवर इज लोअर। अब कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर पे हम वैल्यूएशन करते हैं, तो हम कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, एनआरवी कैसे कैलकुलेट करेंगे, उस वाले पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं कि कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड होगा और एनआरवी में क्या क्या इंक्लूड होगा। पहला कंपोनेंट है कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इंक्लूड्स, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इंक्लूड्स, पॉइंट नंबर 1, all cost of purchases, all cost of purchase, all cost of purchase including non refundable duties, freight inward, and other direct expenses related to acquisition। कॉस्ट ऑफ परचेज का मतलब हो गया कि इन्वेंट्री को हमने किस कॉस्ट पे खरीदा है, वो कॉस्ट प्लस उस पे जो भी टैक्सेस और सब कुछ लगा है वो, यदि वो नॉन रिफंडेबल है, नॉन रिकवरेबल है, इनका इनपुट हमें नहीं मिलेगा, फ्रेट इनवर्ड वो उसमें ऐड होगा, और साथ में अदर एक्सपेंसेस जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है एक्विजिशन से, जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है एक्विजिशन से रिलेटेड है, वो सब उसमें इंक्लूड होंगे। ये तो हो गया पहला कंपोनेंट, कॉस्ट ऑफ परचेज। पॉइंट नंबर 2, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन का मतलब किस केस में? यदि आप सिर्फ रॉ मटेरियल की बात कर रहे हो तो उसमें तो कॉस्ट ऑफ परचेजेस आके रह जाएगा। यदि आप फिनिश गुड्स और डब्ल्यूआईपी की बात कर रहे हो तो उसको कन्वर्ट करने के लिए जितना भी एक्सपेंसेस लगा है वो भी उसमें ऐड होगा। तो कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन डैश इन केस ऑफ फिनिश गुड्स एंड डब्ल्यूआईपी, इन केस ऑफ फिनिश गुड्स एंड डब्ल्यूआईपी। पॉइंट नंबर 3, अदर कॉस्ट, अदर कॉस्ट incurred, other cost incurred in bringing, other cost incurred in bringing inventories, other costs incurred in bringing inventories to their present location, to their present location and condition, to their present location and condition। क्या मतलब है इसका? इन्वेंट्री की बात हो रही है, टू देयर प्रेजेंट कंडीशन एंड लोकेशन, जहां इन्वेंट्री को फाइनली पहुंचना है
और जिस कंडीशन में उसे काम में लेने के लिए हमें तैयार करना है, उस लोकेशन पे पहुंचने तक और उस कंडीशन में रेडी लाने तक जितना भी एक्सपेंसेस हो रहा है वो भी इन्वेंट्री की कॉस्ट में काउंट होगा, वो भी इन्वेंट्री की कॉस्ट में काउंट होगा। इसके कुछ एग्जांपल्स लिख लीजिए, इनके कुछ एग्जांपल्स लिख लीजिए, लिखिएगा। It may include administrative expenses, cost incurred specifically on the inventory, unloading charges, मतलब यदि उस काम में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस लगे हैं तो वो भी लेंगे, यदि कोई स्पेसिफिक कॉस्ट इनकर्ड हुई है कस्टमर की डिमांड पे तो वो भी लेंगे। ट्रक आ गया लोड होके हमारे पास, उसको हमने अनलोड किया तो उसके जो अनलोडिंग चार्जेस हैं वो भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे। कुछ केसेस में हम इसमें इंटरेस्ट भी इंक्लूड करते हैं, बोरोइंग का, कुछ केसेस में हम बोरोइंग इंटरेस्ट भी इंक्लूड करते हैं। वैसे तो बोरोइंग इंटरेस्ट फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट है, उसमें नहीं आना चाहिए, लेकिन कुछ केसेस में बोरोइंग इंटरेस्ट इंक्लूड किया जाता है। किन केसेस में इंक्लूड किया जाता है? जहां पे इन्वेंट्री को कंडीशन में लाने के लिए, यानी यूजेबल कंडीशन में लाने के लिए जो स्टोरेज पीरियड है वो बहुत लंबा है, तब जाके वो इन्वेंट्री रेडी होती है। तो उस केस में स्टोरेज कॉस्ट भी इंक्लूड किया जाता है, उस केस में इंटरेस्ट कॉस्ट भी इंक्लूड किया जाता है। अब ये ऐसा क्या है, ऐसा क्या हो सकता है गाइस? एक सेकेंड, तो यदि आपका वो जो इन्वेंट्री पीरियड है, रेडी इन्वेंट्री को रेडी करने का जो पीरियड है, यदि वो बहुत लॉन्गर है, प्रोसेस प्रोडक्शन प्रोसेस बहुत ज़्यादा लंबा है, यदि प्रोडक्शन प्रोसेस बहुत ज़्यादा लंबा है तो हम उसकी स्टोरेज कॉस्ट को भी काउंट करने लगते हैं और उसकी इंटरेस्ट कॉस्ट को भी हम काउंट करते हैं। जैसे सबसे बढ़िया एग्जांपल है वाइन का। वाइन को ईयर्स तक स्टोर करना होता है फर्मेंटेशन के लिए, वो धीरे धीरे फर्मेंट होती है, तो उसमें उसका जो स्टोरेज प्रोसेस है वो भी एक डिफरेंट तरीके, मतलब स्पेशल फैसिलिटी स्टोरेज के लिए बनाई जाती है, स्पेशल कंटेनर्स उसके लिए होते हैं और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है, ईयर्स लग जाते हैं। तो उस पीरियड में यदि आपने कुछ अमाउंट बोरो किया है फॉर द पर्पज ऑफ दैट, तो उसका इंटरेस्ट कॉस्ट भी इंक्लूड किया जाएगा। इसमें वाइन हो गया, राइस हो गया, वुड हो गया, वुड को भी वुड कट होके आती है तो वेट होती, गीली होती है, उसको सूखने तक काम में नहीं ले सकते, तो उसको सीजनिंग के लिए हम मंथ्स तक स्टोर करके रखते हैं। तो यदि ऐसा आप कर रहे हो, स्पेशल स्टोरेज फैसिलिटी उसके लिए डेवलप कर रहे हो,
तो वहां पे उसकी स्टोरेज कॉस्ट को भी इंक्लूड करते हैं और उसका इंटरेस्ट कॉस्ट भी इंक्लूड करते हैं। तो ये स्पेशली मेंशन कर दीजिए। इन सम सर्कमस्टेंसेस where production process in some circumstances where production process where production process is longer, that is wine, rice, timber, interest cost, interest cost also part of cost of inventory. Interest cost is also part of cost of inventory. And if spatial storage is required, if spatial storage is required, will also be considered as cost of inventory. Spatial storage is required will also be considered as cost of inventory. तो इन्वेंट्री का परचेज कॉस्ट, इन्वेंट्री का कॉस्ट कैलकुलेट करना है, क्योंकि हम कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर पे करेंगे, तो कॉस्ट कैलकुलेट करना है। कॉस्ट कैलकुलेट करने के पर्पज से हम ये सब कुछ कंसीडर करके चलेंगे। परचेज कॉस्ट हो गया, सेकंड कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन हो गया, थर्ड अदर कॉस्ट टू ब्रिंग दैट इन्वेंट्री इन प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, जिसमें कुछ पॉइंट्स पे ध्यान रखना है। एक्सक्लूजन यहां पे लिखे हैं वो बहुत क्लियर है, इन एक्सक्लूजन को अलग से बताने का जरूरत नहीं है। कोई भी एबनॉर्मल अमाउंट हुआ, एबनॉर्मल वेस्टेज एंड ऑल, ये कुछ भी कॉस्ट का पार्ट नहीं है। कोई भी स्टोरेज कॉस्ट का पार्ट नहीं है, एक्सेप्ट दिस वाला स्पेशल स्टोरेज फैसिलिटी वाला पार्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कॉस्ट का पार्ट नहीं है, एक्सेप्ट दैट वो इंटरेस्ट वाला पार्ट जो हमने यहां पे लिया। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट तो डेफिनेटली कॉस्ट का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो ये सारा हमने डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट हेडिंग डालें एनआरवी। ये था कॉस्ट, नेक्स्ट हेडिंग डलेगा एनआरवी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। नेट रियलाइजेबल वैल्यू, नेट रियलाइजेबल वैल्यू में क्या इंक्लूड होता है? तो उसमें लिखिए एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस लेस expenses necessary to make the sale, expenses necessary to make the sale, less expenses and overhead incurred to convert WIP in finished goods,
देखो फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन कर एनआरवी निकाल रहे हो तो सिंपल होगा क्या, रियलाइजेबल वैल्यू जो भी एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस। डब्ल्यूआईपी का निकाल रहे हो तो ये और लेस हो जाएगा, इसके आगे ब्रैकेट में लिख दो इन केस ऑफ डब्ल्यूआईपी। इन केस ऑफ डब्ल्यूआईपी का निकाल रहे हो तो ये और इंक्लूड हो जाएगा। रॉ मटेरियल के लिए आपको एनआरवी नहीं होता रॉ मटेरियल के केस में, तो नीचे मेंशन करें इन केस ऑफ रॉ मटेरियल, इन केस ऑफ रॉ मटेरियल रिप्लेसमेंट कॉस्ट, in case of raw material replacement cost is generally considered as NRV, ठीक है। तो यहां पे कॉस्ट और एनआरवी का बात हो गया, विच एवर इज लोअर पे हम वैल्यूएशन करेंगे। अब हमारे पास वैल्यूएशन के मेथड्स में एक हमने कल बात की थी लीफो फीफो वेटेड एवरेज वाले तरह का पार्ट, सेकंड हमने बात किया था इन्वेंट्री टेकिंग, और थर्ड हमने बात की थी नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तीन तरह के मेथड पे हमें काम करना है, तो यहीं से उसके बेसिक क्वेश्चंस मैं आपको स्टडी मटेरियल से दिखाता हूं क्योंकि आपको ज़्यादा मिलेंगे नहीं। देखिए पहला स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। अब इस स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड को देखेंगे कि क्या करना है सर। स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड प्रोडक्ट्स, कौन सा मेथड था पहला, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन। क्या था उसमें स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन में कि सर हमें पता होता है कि उसकी कॉस्ट कितनी है और एनआरवी कितनी है, स्पेसिफिकली प्रोडक्ट वाइज पता होता है, तो वहां हमें एस्टिमेशन नहीं करना होता, वहां हमें कैलकुलेशन या हमें कोई मेथड यूज नहीं करना होता। तो स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, तीन आइटम है मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक में, तीनों की हिस्टोरिकल कॉस्ट गिवन है, तीनों की एनआरवी गिवन है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री देना है भैया। पी के लिए 38, क्यू के लिए 29, आर के लिए 14, विच एवर इज लोअर, दैट इज स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है फीफो मेथड। फीफो मेथड के अकॉर्डिंग यहां पे मुझे इन्वेंट्री वैल्यूएशन करना है। हमने अलग अलग डेट्स पे कुछ क्वांटिटी परचेज की है अलग अलग प्राइजेस पे, क्लियर है। फिर यहां पे हमें दिया है 1600 यूनिट्स वर इशूड ड्यूरिंग द मंथ टिल 18th दिसंबर। 18 दिसंबर तक हमने 1600 यूनिट्स इशू कर दिए हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो यहां पे बहुत सा क्लियर है, 18 दिसंबर तक का बात कर रहे हैं ना, तो 18 दिसंबर तक हमारी परचेज क्या है, देखो 900, फिर 400, फिर 300, ये तीन परचेजेज है। इसमें से हमने कितनी दे दी है, कितनी सेल कर दी है, 1600। फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, 900 बिक चुका होगा, 400 भी बिक चुका होगा, कितना हो गया 1300, ये 300 भी बिक चुका होगा, हो गया 1600 खत्म। तो इसका मतलब है जो ये 200 और 800 हमारे पास लास्ट में परचेज किया है हुए हमारे पास अभी भी स्टॉक में होगा। बस यही हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, 200 एट 60, 800 एट 47। दिस इज ऑल, खत्म हो गया ये क्वेश्चन भी। ये देखो ये क्वेश्चन भी यहां पे खत्म हो गया, इतना सा ही पार्ट है ये। तो इजी सा, बहुत इजी कंटेंट है ये वाला, बहुत सिंपल कंटेंट है ये वाला। डन, नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए यहां पे इन द प्रीवियस एग्जाम्पल, अच्छा परचेज के डेट्स वही हैं जो ऊपर थे, सेल के डेट्स यहां पे दिए हुए हैं, कब कब कितना क्वांटिटी सेल किया, और हमें लीफो मेथड से, लीफो बोला है क्या, नहीं बोला,
नहीं नहीं नहीं, इसने लीफो से किया है सोल्यूशन तो। थिंक आई हैव दिस टाइप ऑफ अ क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम में आता नहीं है, ये सिर्फ हमें समझने के लिए चाहिए, इसलिए मैं ये क्वेश्चन समझा देता हूँ। नहीं है मेरे पास तो। इसका हम बनाते हैं लीफो मेथड से। देखो कैसे करोगे आप। जब अलग अलग डेट ऑफ परचेज एंड अलग अलग डेट ऑफ सेल गिवन हो, तो उस केस में हमें पूरा एक पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम ड्रॉ करना पड़ेगा डेट वाइज, क्योंकि उस डेट को कितना अवेलेबल है गोडाउन में वो देखते हुए चलना पड़ेगा। तो डेट वाइज एक पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा। क्या है, आप एक स्टोर लेजर्स पूरी बनाएंगे। ये हो गया मेरा डेट का कॉलम, परचेज, इशू, बैलेंस। डेट, परचेज या रिसिप्ट, इशू या सेल, बैलेंस। देखिए इधर पहले समझेंगे। हमारे पास परचेज डेट्स अवेलेबल हैं 4th, 10th। तो मैं इशू की डेट्स पहले मेंशन कर लेता हूं। मेरे को इशू का डेट दिया है 5th, 20 एंड 29। 5, 20 एंड 29। 5, 20 एंड 29, ध्यान रखिएगा। 5 4 के बाद, 20 19 के बाद, और फिर 29 28 के बाद। तो सबसे पहले 4 दिसंबर 900 क्वांटिटी परचेज किया गया। 4 दिसंबर क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट। सबसे पहले 4 दिसंबर को 900 का क्वांटिटी परचेज किया गया है। किस रेट पे? 50 की रेट पे। वैल्यू बिकम 45,000। मेरे पास बैलेंस यानी गोडाउन में आ गया 900 यूनिट एट द प्राइस ऑफ 45,000। देन इसके बाद 5 दिसंबर को मेरा सेल का डेट आया। 5 दिसंबर को सेल का डेट आया और उस दिन हमने सेल किया है
एक ही बात है ना, परचेज और रिसीप्ट। रॉ मटेरियल के लिए हम रिसीट्स बोलते हैं इन जनरल, तो परचेज बोल लो या आई एम ड्राइंग अ स्टोर लेजर, जो जनरली क्या स्टोर्स के अंदर मेंटेन की जाती है, तो स्टोर रूम उसे बोलता है रिसिप्ट इशू। मेरे स्टोर में आया, मेरे लिए रिसिप्ट हो गया, मैंने स्टोर से दिया, मेरे लिए इशू हो गया, तो वो रिसिप्ट एंड इशू की फॉर्म में बनाता है। अब ये रॉ मटेरियल के लिए है तो स्टोर रूम रिसिप्ट एंड इशू के फॉर्म में बनाएगा, ये फिनिश गुड्स के लिए है तो ये परचेज एंड सेल की फॉर्म में बनेगा। तो वो नाम लिखने वाला चीज है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप परचेज और सेल लिख लो रिसिप्ट एंड इशू की जगह। ये आपका जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉस्ट शीट का कॉन्सेप्ट है, ये कॉस्ट अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है। जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग सी इंटर में पढ़ेंगे तो ये पूरा डिटेल में पढ़ना है, वहां पे ये बनेगा, पर वहां ये सारा रॉ मटेरियल के लिए बात किया जाएगा। यहां हम बात कर रहे हैं फिनिश गुड्स की अभी राइट नाउ ना। तो 5 दिसंबर को सेल किया, कितना सेल किया हमने, अच्छा सॉरी 5 दिसंबर को हमने यहाँ पे सेल किया है 500 का क्वांटिटी। 5 दिसंबर को हमने 500 का क्वांटिटी सेल किया है। अब समझते हुए चलना, आप 5 दिसंबर का क्वांटिटी सेल कर रहे हो तो वो किस प्राइस वाला बिकेगा। सर मेरे गोडाउन में एक ही प्राइस वाला अवेलेबल है, तो ऑब्वियसली वही प्राइस वाला बिकेगा, दैट विल बी इन 25,000। और मेरे गोडाउन में अब बैलेंस बचेगा 400 का क्वांटिटी एट द वैल्यू ऑफ 20,000। एक मेथड से बना रहा हूं, अपने आप समझ में आ जाएगा सारा कुछ, क्लियर है ये वाला। फिर 5 दिसंबर के बाद मेरा नेक्स्ट डेट है 10 दिसंबर, वी परचेज 400 क्वांटिटी एट 55, वी परचेज 400 क्वांटिटी एट 55। 10th दिसंबर फर्दर परचेज हुआ 400 का क्वांटिटी 55 पे, वैल्यू 22,000। नाउ गोडाउन अपडेशन समझना। अब आपका गोडाउन का क्या स्टेटस है, सर गोडाउन में 400 इज ऑलरेडी अवेलेबल एट द रेट ऑफ 50 रुपीज, एंड फर्दर गोडाउन में 400 का क्वांटिटी और आ गया है एट द रेट ऑफ 55 रुपीज। तो ये मेरा गोडाउन का स्टेटस है, ये मेरा गोडाउन का स्टेटस है। नाउ आई हैव 800 यूनिट इन माय गोडाउन एट 2 डिफरेंट रेट्स। अब इनको आप ऑर्डर में अरेंज करोगे, पुराना वाला पहले लिखोगे, बाद वाला जो आया उसके नीचे लिखोगे। तो 400 मेरे पास 50 वाला था, मैंने पहले उसे लिखा, फिर 455 वाला आया उसको मैंने लिखा, ठीक है। तो टोटल क्वांटिटी 800 हो गई हमारी गोडाउन में, और टोटल वैल्यू ऑफ स्टॉक हो गया 44,000, सॉरी 42,000। क्लियर है यहां तक बात। 10 दिसंबर के बाद 11 दिसंबर को फर्दर हमने 300 का क्वांटिटी परचेज किया है, तो 11 दिसंबर को 55 की रेट पे, 11 दिसंबर 300 का क्वांटिटी 55 की रेट पे। अब हमारे पास 400 पहले से था 50 की रेट पे, 400 फर्दर आया 55 की रेट पे, और अब 300 वापस आया है वो भी 55 की रेट पे। आप चाहो तो इन दोनों को साथ में प्लस भी कर सकते हो, लेकिन मैं एक प्रोसेस बता रहा हूं, ये तो सेम रेट हो गया है, नहीं होता तो सपोज ये 56 होता, तो आपको तो हर परचेज को अवेलेबल गोडाउन में ऑर्डर में ही अरेंज करना है। तो अब मेरा ये गोडाउन का स्टेटस है, मेरे स्टॉक का स्टेटस है। अब ये मेरे स्टॉक का स्टेटस है। नाउ 11 दिसंबर के बाद हमारा नेक्स्ट डेट है, नहीं 19 आ गया है। 19 को हमने 200 क्वांटिटी और परचेज किया 60 की रेट पे, अभी तक कोई सेल नहीं है। 19 दिसंबर 200 क्वांटिटी 60 रुपीज की रेट पे, 18 को नहीं है, नहीं नहीं, ये 19 को परचेज है और 20 को है सेल, 20 को है, 20 के बाद 29 को है, हाँ हाँ। तो 200 का क्वांटिटी 60 की रेट पे और आ गया। अब आपका गोडाउन का स्टेटस क्या है, अब आपका गोडाउन का स्टेटस क्या है, सर 400 इज अवेलेबल एट द रेट ऑफ 50, मैं इन दोनों को प्लस कर रहा हूं, साथ में रख रहा हूं। 700 इज अवेलेबल एट द रेट ऑफ 55, क्योंकि ये नियर बाय परचेजेस है ना, एक के बाद एक ही है तो ऐड कर सकते हो। बीच में यदि कोई दूसरा रेट होता तो प्लस नहीं होता क्या, 55 50 55,
तो आप 55 प्लस नहीं कर सकते। ये तो दोनों 55 एकदम साथ में थे ना, इसलिए अलग अलग दिखाने की जगह साथ में ऐड कर दिया। और अभी आ गया है 200 का क्वांटिटी 60 की रेट पे, 20,000, 38,500, 12,000। ठीक है, अभी 20th को हमने सेल किया है, 20 दिसंबर को हम सेल कर रहे हैं और हम सेल कर रहे हैं 600 यूनिट्स। तो यहां समझना, अभी 20 दिसंबर को हम 600 यूनिट सेल कर रहे हैं। तो कौन से 600 यूनिट सेल होंगे, डिपेंड ऑन मेथड। सपोज फीफो है तो पहले ये 400 जाएंगी और इसमें से 200 जाएंगी। लीफो है तो पहले ये वाली 200 जाएगी, फिर इसमें से 400 जाएगी। लीफो में लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे लास्ट का खरीदा हुआ है वो पहले बेच दो। फीफो में जो सबसे पहले का खरीदा हुआ उस मतलब फीफो में ऊपर से बेचना शुरू करो, लीफो में नीचे से बेचना शुरू करो, दैट्स ऑल। सर वेटेड एवरेज होता तो आप क्या करोगे, कितनी क्वांटिटी है सर हमारे पास अभी, 1300। टोटल वैल्यू कितनी है सर हमारे पास अभी, 70,500। टोटल क्वांटिटी 1300 और टोटल वैल्यू 70,500। 70,500 को 1300 से डिवाइड करो तो आप एवरेज रेट आ गया आपके पास 54.23। 54.23। तो अब जो सेल होगा वो 54.23 की रेट पे होगा और टोटल 1300 में से होगा। उसका कोई अलग अलग इंडिविजुअल स्पेसिफिकेशन नहीं है, वहां हम इंडिविजुअली दिखाना ही नहीं चाहते, हमें चाहिए ही नहीं अलग अलग दिखाना। हम टोटल मर्ज करते चलेंगे, क्वांटिटी मर्ज कर ली, वैल्यू मर्ज कर दी, क्वांटिटी मर्ज कर दी, वैल्यू मर्ज कर दी। इधर क्वांटिटी मर्ज करेंगे, इधर वैल्यू मर्ज करेंगे और वैल्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी से रेट निकाल लेंगे। हर बार हर परचेज के बाद नई रेट लेंगे हम, हर परचेज के बाद रेट चेंज हो जाएगी। परचेज के बाद नई क्वांटिटी आएगी, नई वैल्यू आएगी, रेट चेंज हो जाएगी। जो नई रेट आई है उसी रेट पे सेल वाला माल जाएगा, उसी रेट पे बचा हुआ वैल्यू होगा। मान लो वेटेड होता, सपोज अभी के लिए 500 यूनिट बेचने का है मेरे को, 600 बेचने का है, 600 बिक जाएगा, यहां पे सुनना सिर्फ लिखना नहीं है। 600 बिक जाएगा 54.23 पे, क्या बचेगा सर, 1300 में से 600 गया, अभी मेरे पास कितनी बची है, 700 की क्वांटिटी बची है, कौन सी रेट पे, 54.23 की एवरेज रेट पे। तो ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक कहलाएगा 54.23 की एवरेज रेट पे। इज इट क्लियर? अच्छा सर, इसके बाद यदि फिर परचेज कर लेते तो, आते हैं एक परचेज और ले लेते हैं। इसके बाद 800 यूनिट खरीदा है 47 की रेट पे, समझना से 800 यूनिट खरीदा है 47 की रेट पे, यहां आता 847 की रेट पे, क्या वैल्यू बनती? अच्छा इसकी वैल्यू तो बताओ, 600 इंटू 54.23, 600 इंटू 54.23, 325। इस 32538 को इस 70,500 से माइनस कर देंगे ना, 70,500 में से ये वाला माल गया 962, ये बचा हमारे पास। ठीक है, अब नया आ गया 847 की रेट पे, तो कितनी वैल्यू बनती है? $37,600। अब क्या होगा, गोडाउन का पोजीशन, आपके पास टोटल अब 1500 की क्वांटिटी हो जाएगी, 700 ऑलरेडी थी, 800 और परचेज कर ली। पहले कितनी वैल्यू का माल था गोडाउन में, 37,962, उसमें इतना और आके ऐड हो जाएगा, 75,562 का गुड्स हो गया गोडाउन में। अब क्या करो, वैल्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, नया रेट
37 का रेट हो गया। समझ में आया क्या? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? ये चलता है, इस तरह से चलेगा आपका। ये किस में चलेगा? ऐसे वेटेड एवरेज में। इसमें मुझे अलग अलग ऊपर से क्वांटिटी नहीं दिखाना है। परचेज किया, क्वांटिटी और वैल्यू ऐड, नया रेट निकाल लो। सेल किया, क्वांटिटी और वैल्यू माइनस। सेल करने पे कभी भी रेट चेंज नहीं होती, परचेज पे रेट चेंज होगी क्योंकि नया माल आएगा, नई रेट पे आएगा। ये क्लियर है वेटेड का? अच्छा, अभी लीफो से या फीफो से जो हमें जाने को बोला, तब क्या करना था? लीफो फीफो आ जाते हैं वापस लीफो फीफो के कॉन्सेप्ट पे। कितना सेल करना था? 600। अब 600 सेल करना है, लीफो से करना है, तो क्या करूंगा मैं? सर पहले ये 260 वाला बेच दूंगा, फिर 455 वाला बेच दूंगा। बिक गया। मेरे पास 400 बचेगा 50 वाला एज इट इज, और इस 700 में से कितनी बचेगी? 300 यूनिट बचेगी 55 वाली। दिस विल बी माई क्लोजिंग स्टॉक, दिस विल बी माई क्लोजिंग स्टॉक। लिफो से, इस क्वेश्चन को लिफो से बताया इसलिए इस लिफो से कर रहे हैं। तो ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक हो गया। चलो फिर क्या हुआ? फिर परचेज हुआ सर, फिर परचेज हुआ है 800 क्वांटिटी परचेज किया है। किस प्राइस पे? 47 पे। 800 का क्वांटिटी परचेज हुआ है 47 पे, 37,600। आ जाते हैं, अपडेट करते हैं। 400 पहले से था, 300 भी था, अभी 800 और आ गया। अब मेरा ये गोडाउन बोलता है इस तरह से, ये गोडाउन का स्टेटस हो गया मेरा। चलो अभी क्या हुआ सर? 29 को फिर सेल किया है, नहीं 28 को परचेज ले ली हमने। हाँ, अब 29 को सेल किया है 500, 29 को सेल किया है 500। बताओ 500 कैसे कैसे बेचेंगे? लीफो है 500। अरे सर कुछ नहीं करना है, पूरा का पूरा किस में से बेचना है? लास्ट वाले में से बिक जाएगा। तो 500 चला जाएगा 47 वाला। आपका क्लोजिंग स्टॉक फाइनली बचेगा ये। दिस विल बी योर फाइनल क्लोजिंग स्टॉक। दिस विल बी योर फाइनल क्लोजिंग स्टॉक। बताइए क्या ख्याल? ये कॉन्सेप्ट, ये वाला पार्ट क्लियर है ना कॉन्सेप्चुअली? तो मतलब लीफो फीफो वेटेड एवरेज पे यदि हमारे पास क्वेश्चन होगा तो हम वो बहुत आसान से कर लेंगे। नॉर्मली इस पे क्वेश्चन आता नहीं है, बट स्टिल ये आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर दिया है ताकि कोई आ भी जाए तो मिस्टेक ना हो। फाइन, डन। चलिए, थर्ड था बेटा। ये देखिए इसी तरह से वेटेड एवरेज से अभी बता ही दिया मैंने, क्या रेट आ रही थी हमारी? 54.23 यही आ रही थी, फिर 50.37 आ गई थी, तो 50.37 का हमारा स्टॉक बचा था। ये वेटेड से भी हमने कर लिया। नाउ नेक्स्ट, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड
इस पे बात करेंगे और फिर हम अपने अल्टीमेट पार्ट पे आ जाएंगे। एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड क्या है और कैसे काम करता है। अभी मैंने बताया था एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड में क्या करना है सर। क्वेश्चन पढ़ो, अपने आप क्वेश्चन का आंसर यहीं समझ में आ जाएगा, मुझे कुछ बताने का जरूरत नहीं पड़ेगा। We obtain some goods from the customer, goods received from supplier subject to trade discount and taxes. Trade discount 3%, GST लगेगा 11%, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लगेगा 87,500, सेल ड्यूरिंग द ईयर और सेल प्राइस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। सेल प्राइस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री की सेल प्राइस दे रखी है, क्लोजिंग इन्वेंट्री की सेल प्राइस दे रखी है। मुझे क्लोजिंग इन्वेंट्री को वैल्यू करना होता है कॉस्ट प्राइस पे, तो इस सेल प्राइस में से मुझे इसमें इंक्लूडेड जीपी निकालना पड़ेगा, मुझे इसमें इंक्लूडेड जीपी निकालना पड़ेगा। और जीपी निकालने के लिए मुझे जीपी का रेट चाहिए, और जीपी का रेट लाने के लिए मुझे जीपी कैलकुलेट करना पड़ेगा, और जीपी कैलकुलेट करने के लिए सेल और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ये सब चाहिए। कैसे, इसका प्रोसेस समझना। मैं पहले यही वाला क्वेश्चन करवा रहा हूं, फिर अपने स्टडी मटेरियल पे आ जाएंगे कॉन्सेप्ट समझने के लिए। इलस्ट्रेशन नंबर 6 है, वैसे तो ये क्वेश्चन होगा अपने स्टडी में भी होगा सेम तरह का क्वेश्चन, एक बार चेक कर लेते हैं। यस, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9 है सर, हमारे पास अवेलेबल है, हम यहीं से करते हैं। हेडिंग डाल दीजिएगा एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड, क्वेश्चन नंबर 9। इससे हमें एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्या बोलता है? जीपी चाहिए सर पहले हमें, जीपी के लिए कॉस्ट तो निकाल लो पहले, तो कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ परचेज। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ परचेज, सबसे पहले कॉस्ट प्राइस 15,75,000, परचेज प्राइस 15,75,500। इस पे हमें मिल रहा है ट्रेड डिस्काउंट 5%, अच्छा 3%, 47250, then the price will be 15,27,750। अब इसमें ऐड करेंगे जीएसटी 11%, इसमें ऐड करेंगे जीएसटी 11%। $1,68,053 कर देते यार। ये कैलकुलेशन वाले यार कौन है यार, ये कौन है यार? ये मैं कैलकुलेटर लेके बैठूं क्या अपने पास? 15,75,500 का ट्रेड डिस्काउंट 3%,
47,250 माइनस करने पे बचा 15 लाख, 28,250, इसका 11%। हाँ, आपने 3 बार 250 बोला है। ₹15 लाख, 1 लाख, ये ऐड करना है बेटा, ऐड करना, क्या कर रही है यार। 16,96,341। और क्या है इसके बाद, अदर एक्सपेंसेस, क्या क्या है एक्सपेंसेस में हमारे पास। पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन 87,500। पैकेजिंग ट्रांसपोर्टेशन 87,500। ये तो आगे टोटल कॉस्ट। नहीं, सोल्यूशन पार्ट ये सारा, ये तो हमारे की टोटल कॉस्ट। अब जीपी निकालने के लिए पहले लेते हैं सेल्स। सेल्स कितना है, 22,45,500। यार ये कॉस्ट, परचेज कॉस्ट, ये जो परचेज कॉस्ट है हमारी टोटल, ये तो टोटल गुड्स की होगी ना। लेकिन ये जो सेल हम ले रहे हैं ये सिर्फ सोल्ड गुड्स की है, जो गुड्स परचेज की है और अभी तक बिकी नहीं, क्लोजिंग स्टॉक। तो मैं यदि उसकी परचेज कॉस्ट अलग से निकालनी पड़ेगी मेरे को, तो हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें क्लोजिंग स्टॉक ऐड कर देते हैं। सेल वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, मैंने इसमें क्लोजिंग स्टॉक का सेल वैल्यू ऐड कर दिया, क्लोजिंग स्टॉक का सेल वैल्यू ऐड कर दिया, क्लोजिंग स्टॉक का सेल वैल्यू ऐड कर दिया। 2,35,000, तो 24,80,500। अब ये क्या है, ये क्या बना, बताएगा कोई, ये क्या बना। ये जितना भी गुड्स हमने परचेज किया था उसकी सेल वैल्यू आ गई, सारी गुड्स की सेल वैल्यू आ गई, ये सारी गुड्स की सेल वैल्यू आ गई। अब इस सारी गुड्स की सेल वैल्यू में इन सारी गुड्स की परचेज कॉस्ट को माइनस कर दो। ₹6,00,000, तेरा कुछ गड़बड़ है बाबू, आज कैलकुलेटर ही नहीं चल रहा है तुमसे। हो सकता नहीं, हो रहा है। ऐसा बच रहे
मन मन में पता है क्या बोल रहे हैं सब। चलो, ये क्या आया भाई? यदि हम सारी परचेज गुड्स को सेल कर देते तो इतना जीपी आता। ये सारी गुड्स को सेल कर देते तो इतना जीपी आता। तो जीपी का रेट निकाल देते हैं। 696 659 डिवाइडेड बाय सेल वैल्यू ऑफ सारी गुड्स। ट्वेंटी 28.08% जीपी रेट आ गया। ठीक है। अब सर हमें तो क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट चाहिए, बस ये सारी मेहनत इसी के लिए थी। तो क्लोजिंग स्टॉक की सेल वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक वो थी 2,35,000। इसमें से इसका जीपी हटा दो 28.08%। सॉरी, कितना जीपी हुआ? 28.08%। तो 1 लाख, ये आपका क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट आ गया। ओके, ये है आपका नेट एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड से क्लोजिंग स्टॉक। मतलब दो चीज में यहां ध्यान रखें, सेल वैल्यू हमेशा सेल गुड्स की गिवन होती है। पहले आप क्लोजिंग स्टॉक की भी सेल वैल्यू उसमें ऐड करेंगे, फिर टोटल परचेस कॉस्ट उसमें से माइनस करोगे और फिर जीपी निकाल के जीपी का रेट निकालोगे। ठीक है। वन 168,988 आ रहा है भाई इसका। तो आपका 08 आ रहा है, 09 आ रहा है। मुझे दे दो, मुझे दे दो। तो यार तो शर्म करो ना यार। मैंने हमेशा बोला है राउंड ऑफ करना है। 6,966,59 डिवाइडेड बाय 248,0500 इट्स 28.09, 28.085। राउंड ऑफ करना मत भूलो। हो गया? कितने रुपए का डिफरेंस आ रहा है? 24 रुपीज का डिफरेंस हो गया। फर्क ये पड़ता है कि वो आंसर चेक करके इसको करेक्ट नहीं बनेगा ना। आपका आंसर का मार्क्स चला, राउंड ऑफ नहीं किया तो। 1 रुपए से भी अकाउंट्स नहीं मिलती है ना तो फाइनलाइज नहीं होती है बेटा। प्रॉब्लम ये।
गलत आंसर। हाँ 085 से ले लो, हाँ चलेगा, वो बेस्ट है, वो बेस्ट, वो तो बेस्ट है। 28.085 ले रहे हो तो बेस्ट है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। नहीं एक्यूरेसी में आएगी, करके देखो, करके देखो, करके देखो। हम तो सीधा जाएंगे, 2,35,000 माइनस 28.085%। तो ये एग्जैक्ट आंसर है वैसे तो, 1,69,000 इज द करेक्ट आंसर। राउंडेड ऑफ भी आ रहा है, एग्जैक्ट राउंडेड ऑफ आ रहा है। हाँ आप तो कैलकुलेटर पे 3-4 डिजिट यूज करके निकालो फ्रैक्शन के केस में, और वो सबसे ज्यादा एक्यूरेसी दिखाता है आंसर की। ठीक है चलिए डन। ये सेम क्वेश्चन है इसका। एंड नाउ आ जाएंगे हम लास्ट कॉन्सेप्ट पे। इन्वेंट्री वैल्यूएशन के दो पार्ट हमारे मेन डील हो गए। लिफो फीफो वाला पार्ट डील हो गया, इजी पार्ट था। ये एडजस्टेड सेलिंग प्राइस वाला पार्ट डील हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट मेथड हमारे पास स्टॉक टेकिंग, इन्वेंट्री टेकिंग का है, और कुछ डिफरेंट वैरायटी और डील करूंगा आपको मैं यहाँ पे, एंड दैट इज स्टॉक इंक्लूड सम एबनॉर्मल स्टॉक ऑल्सो। मतलब ऐसा स्टॉक जिसपे नॉर्मल रेट ऑफ जीपी नहीं मिलेगा। मतलब नॉर्मली मैं 20% जीपी पे माल बेचता हूं, मेरा कुछ माल डिफेक्टिव है या कम वैल्यू का है और वो कम प्राइस पे बिक रहा है, देन क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन कैसे होगा? मतलब योर गोडाउन इन हैज बोथ नॉर्मल एंड सम एबनॉर्मल स्टॉक ऑल्सो। तो उस तरह के कुछ क्वेश्चंस भी डील करेंगे, ताकि यदि बुक में आपके स्टडी में तो नहीं है, लेकिन आई विल टेक दैट, कुछ आता है तो हमें उसे समझ में आना चाहिए क्यों करेंगे कैसे। ठीक है तो डन फॉर टुडे, कल स्टॉक टेकिंग पे बात करेंगे।